4 अक्टूबर 1963 को ख्वाजा शमशुद्दीन को कश्मीर का नया मुख्यमंत्री चुना गया। शमशुद्दीन को अपना पद संभाले अभी लगभग 2 ही महीने गुजरे थे कि कश्मीर में एक ऐसी घटना हो गई जिससे कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी दहल गया था। ये घटना कुछ और नहीं बल्कि एक चोरी थी। इस चोरी में चोरी हुआ था मुक़द्दस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुक़द्दस है क्या? खैर, ये जानना तो दिलचस्प होगा। साथ ही आज हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये घटना घटी कैसे, जिसकी धमक दिल्ली से कराची तक पहुंच गई थी। चलिए शुरू करते हैं। क्या है मुक़द्दस? दरअसल मुक़द्दस मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत पवित्र माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की निशानी के तौर पर उनके दाढ़ी या सिर के बाल को ही मुक़द्दस के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब के इसी पवित्र अवशेष को साल 1635 में सईद अब्दुल्ला मदीना से भारत लेकर आए थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशजों में से एक थे। उन्होंने इस अवशेष को कर्नाटक के बीजापुर इलाके की एक मस्जिद में रखवा दिया। बाद में कश्मीर के एक व्यापारी नूरुद्दीन के हाथ लगा। ये वही दौर था जब मुगल सल्तनत औरंगजेब के हाथों में थी। जब इसकी खबर बादशाह औरंगजेब को लगी तो उसने उस अवशेष को अजमेर की मशहूर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के खानगाह में रखवा दिया। इसी के साथ ही नूरुद्दीन को भी कैद कर लिया। फिर साल 1700 के आसपास उसको दोबारा नूरुद्दीन के परिवार को दे दिया गया। हालांकि तब नूरुद्दीन की मौत हो चुकी थी और उनके परिवार ने उस विशेष अवशेष को कश्मीर की मशहूर दरगाह हजरत बल के खादिमों को सुपुर्द कर दिया। तब से वो उसी दरगाह के संरक्षकों के बीच महफूज रखा रहा। लेकिन 27 दिसंबर 1963 को मोहम्मद साहब के इसी अवशेष की चोरी हो जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो ये चोरी लगभग 2 बजे के आसपास हुई थी। जल्दी इसके गायब होने की खबर पूरे कश्मीर में फैल गई। कश्मीर के लिए धार्मिक आस्था से जुड़ी एक बड़ी घटना थी, जबकि पहले से ही भारतीय राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल चुकी थी। और इसके अगले दिन 28 दिसंबर को पूरा कश्मीर सुलग उठा। जगह जगह से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते 50,000 से अधिक संख्या में लोग दरगाह के पास इकट्ठे हो गए। श्रद्धालु काले कपड़े और झंडे लेकर विरोध कर रहे थे। उस वक्त बख्शी नेहरू से मिलने दिल्ली गए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री शमशुद्दीन जम्मू में ही थे। जब तक उन्हें खबर पहुंची तो वो अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो किसी तरह घटना स्थल पर पहुंचे। वहां वे हजरत बल की दरगाह पर दुआ करते हैं और साथ ही शमशुद्दीन उन चोरों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम व जिंदगी भर 500 रुपए मासिक पेंशन भी देने का ऐलान करते हैं। उनकी विनती पर दिल्ली के 2 CBI ऑफिसर्स को भी कश्मीर भेजा जाता है। घटना तेजी से तूल पकड़ रही थी और पूरा हिंदुस्तान उस अवशेष से मिलने की दुआ करने लगा था। कड़कड़ाती ठंड में भी लोगों का एक बड़ा समूह सड़कों पर था। उसमें युवाओं के साथ बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। घटनाक्रम को राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान भी दहल उठा। 29 दिसंबर को बख्शी के साथ ही कई कश्मीरी नेताओं ने लाल चौक पर एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और उसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल हुए थे। उसी सम्मेलन के भाषणों के बाद माहौल और खराब हो गया। उस मंच से कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया था। इसके बाद जगह जगह पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई। गाड़ियों को जलाया जाने लगा। सिनेमा घरों और पुलिस स्टेशनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बात बनने की जगह और खराबी हो गई थी। स्थिति को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर नूर मोहम्मद ने कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। अगले 14 घंटों के लिए कर्फ्यू लगा रहा और उस दौरान कांग्रेसी नेता शेख राशिद व मोहम्मद शफी कुरैशी समेत और भी कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मौके की नजाकत को समझते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ इस तरह इस घटना को कवर किया कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस चोरी ने हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान में भी कई हिंसक खबरें आने लगी थी। जिन्ना की कब्र तक जुलूसों का एक बड़ा समूह पहुंच चुका था। वहां सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। कई लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा था। वहां की मीडिया और राजनेताओं ने इसे कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया, जिससे हिंदुस्तानी मुसलमानों में दहशत फैल चुकी थी। आगे कश्मीर की रियासत के सदर डॉक्टर कर्ण सिंह नेहरू और नंदा से मिलने दिल्ली पहुंचे। नेहरू ने 30 दिसंबर को CBI प्रमुख BN मलिक को श्रीनगर भेजा। वहां उन्होंने घटना का जायजा लिया और जल्द कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया। हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि नेहरू को उसी दिन रेडियो प्रसारण के जरिए एक पैगाम देना पड़ा। उन्होंने कश्मीर के दर्द को साझा करते हुए कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए शांति बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो उससे अपराधियों को बल मिलेगा। कश्मीरियों ने दिखाया आपसी भाईचारा।
एक तरफ जहां पाकिस्तान में इस घटना को लेकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कश्मीरी नागरिकों ने आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। मुस्लिम समुदाय के इस दुख में हिंदुओं के साथ सिखों की एक बड़ी तादाद आ चुकी थी। जगह जगह लोगों के लिए भोजन व खाने पीने का इंतजाम किया जाने लगा। मस्जिदों के साथ ही मंदिरों व गुरुद्वारे में भी अवशेष मिलने की प्रार्थना होने लगी। 1 जनवरी 1964 को नेहरू ने अचानक अपने एक मंत्री को कश्मीर भेज दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि कामराज प्लान के तहत शिकार हुए उनके खास अहम मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने दरगाह की जियारत करते हुए अवशेष मिलने की दुआ मांगी। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग करने लगा। जगह जगह में पार्टी समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सरकार दोनों तरफ से घिर चुकी थी और इसी दबाव के चलते ही अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को भी रिहा कर दिया गया। जब हुई लोगों की दुआएं कबूल। बहरहाल सीबीआई प्रमुख और शास्त्री जी के बाद अब 3 जनवरी को गृह सचिव बी विश्वनाथन भी श्रीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने जांच का निरीक्षण किया। 4 जनवरी की सुबह सदर रियासत कर्ण सिंह हजरत बल की दरगाह का दौरा करते हैं। वहां वे गरीबों को खिलाने के लिए 6000 रुपए दान करते हैं। इसी के साथ कई प्रदर्शनकारियों ने भी मदद करते हुए इमदाद किया, जिसमें कुछ हिंदू व सिख भी शामिल थे। इसके अलावा पवित्र अवशेष में मिलने की खास दुआएं की जाती हैं और इसी 4 जनवरी 1964 को लोगों की दुआओं का असर होता है। दोपहर को शमशुद्दीन कश्मीर रेडियो को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वास्तव में आज हमारे लिए ईद का दिन है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अवशेष मिल गए हैं। मैं इसके लिए आपको व कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। गृह सचिव ने बताया कि अवशेष किसने चुराए इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, मगर सीबीआई इसकी जांच कर रही है। कश्मीर की फिजाओं में फिर से खुशनुमा माहौल हो गया। सीबीआई प्रमुख ने जब इस खुशखबरी को फोन के जरिए नेहरू को बताया तो उन्होंने उनसे कहा कि तुमने कश्मीर को भारत के लिए बचाया है। दिलचस्प ये है कि मोहम्मद साहब की निशानी तो मिल चुकी थी, मगर अब लोगों को यह शक पैदा हो गया था कि अवशेष असली है या नहीं। इस मुद्दे ने फिर से हवा पकड़ना शुरू कर दिया। हालात फिर से खराब होने लगे थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री की मौजूदगी में कश्मीर के सूफी मीराक शाह कशानी को बुलाया गया। सिर्फ यही वो शख्सियत थी जिस मुँह मुकद्दस को पहचान सकती थी। उनको अवशेष दिखाया गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से उसका दीदार किया। उस वक्त सभी की सांसें थम गई थी। इस सूफी के एक फैसले से बहुत कुछ बदलने वाला था। नेहरू व शास्त्री के लिए भी ये एक कड़े इम्तिहान जैसा था। उस अंतिम पलों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने इसके असली होने की तस्दीक की। बस फिर क्या था, पूरा कश्मीर जश्न में डूब गया। तो ये थी एक ऐसी दिलचस्प ऐतिहासिक चोरी जिसने हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान में भी भूचाल ला दिया था। दिलचस्प ये है कि इस पवित्र अवशेष को किसने चोरी किया था, उस पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।